प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। पिछले 2 हफ्ते में हमने PIA और स्टील मिल्स जैसे इदारों की निजकारी की बात की है। उनके सारे अकाउंट्स, आदाद शुमार आपके सामने रखे हैं। कितना खसारा है, कैसे ये खसारा बढ़ रहा है, कैसे पाकिस्तान की इकॉनमी पर एक बोझ बन गया है, उस पर हमने तफसील से गुफ्तगू की है। पाकिस्तान रेलवेज अगरचे पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की जो प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट है उसमें शामिल तो नहीं है, लेकिन इसका हाल भी PIA और दीगर उन इदारों से मुख्तलिफ नहीं है कि जो एक ज़माने से अपना बोझ खुद नहीं उठा पा रहे और पाकिस्तान की इकॉनमी पर बोझ बने हुए हैं। रेलवे को काफ़ी मरतबा इसमें रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की गई, इस पर सब्सिडीज दी गई हैं, इसको बेल आउट पैकेजेस मिले हैं, लेकिन रेलवे है कि अपने पांव पर खड़ा नहीं हो पा रहा। इसकी वजूहात क्या हैं और ये ऐसा कैसे और कब तक चल सकता है और इसका हल क्या है, इन तमाम चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले मैं आपके सामने कुछ आदाद शुमार रख देता हूँ पाकिस्तान रेलवेज के हवाले से, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस वक्त इस दायरे की माली हालत कैसी है। देखिए, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश करदा आदाद शुमार हैं, उसके मुताबिक माली साल 2014-15 से 2019-20 के दौरान 6 बरस में पाकिस्तान रेलवेज की कुल आमदन 260 अरब रुपए थी, जबकि इसी माली साल के दौरान पाकिस्तान रेलवेज के अखराजात जो थे वो 474.75 अरब रुपए थे। ये सेनेट की दस्तावेजात हमें बताती हैं। माली साल 2014-15 से 19-20 के दौरान 6 बरस में पाकिस्तान रेलवेज को इन्हीं आदाद शुमार के मुताबिक अगर हम कैलकुलेट करें तो 214 अरब रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। 214 अरब की मालियत का नुकसान। कम वेश इतना ही नुकसान जो है वो स्टील मिल्स का भी है। तो मुख्तलिफ क्या है, फ़र्क यह है कि स्टील मिल्स बंद पड़ी है और रेलवेज किसी ना किसी से चल रहा है और उस पर मुसलसल इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। इसी तरह से माली साल 2014-15 से 19-20 के दौरान हुकूमत ने पाकिस्तान रेलवेज को 231 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। सब्सिडी की मद में उसको अदा किए हैं, ये हमें डॉक्यूमेंट्स बताते हैं। पाकिस्तान का जो तहकीकाती इदारा है पाइड, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020-21 में पाकिस्तान रेलवे को सालाना 44 अरब रुपए का खसारा हो रहा था। इसी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे के पेंशनर्स की तादाद 1,20,000 है, जिन्हें सालाना पेंशन की मद में 36 अरब अदा किए जाते हैं। 36 अरब। पाइड की अप्रैल 2022 की एक और रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे के 1,15,000 पेंशनर्स ऐसे थे जिनकी तस्दीक नहीं की गई थी। इन रिटायर्ड मुलाजमीन को हर बरस 35 अरब पेंशन की मद में दिए जा रहे थे। रेलवे मुलाजमीन को हर बरस दी जाने वाली जो पेंशन की रकम है इदारे की सालाना आमदन से ज़्यादा है। इतना पैसे रेलवे कमाता नहीं है जितने की वो पेंशन अदा कर देता है। और इसी तरह से पाकिस्तान रेलवे 1965-70 में 1 करोड़ 40 लाख टन सामान उठा रही थी, जबकि 2017-18 में सिर्फ 80 लाख टन सामान की तरसील कर रही है। यानी फ्रेट ट्रेन्स का भी बुरा हाल है। ये भी पाइड की रिपोर्ट में बताया गया है। अब ऐसे में रेलवे का क्या बनेगा, रेलवे का मुस्तकबिल क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में सईद अख्तर साहब मौजूद हैं, फॉर्मर GM ऑपरेशंस, CEO पाकिस्तान रेलवेज। बहुत शुक्रिया सईद अख्तर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। आबिद सुलैही साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI। आबिद सुलैही साहब, आपको भी खुशामदीद। और खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर मुआशियात हैं। खुर्रम साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सईद अख्तर साहब, आखिर रेलवे का मसला क्या है? हमने सारे आदाद शुमार रखे हैं आवाम के सामने, आपके इल्म में तो पहले से हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? रेलवे को इतना इन्वेस्ट करने के बावजूद, इसको बार बार इसकी मदद करने के बावजूद, इसको सब्सिडी दिए जाने के बावजूद चल क्यों नहीं पा रहा, ये अपने पैरों पर खड़ा क्यों नहीं हो रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा आपका पर्टिनेंट क्वेश्चन है जी, और ये बड़ा सोचना बड़ा ज़रूरी है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। कौमी अदारा जिसको गवर्नमेंट को या पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, वो एक बोझ बन के रह गया। अब इसमें थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि ब्रॉडली वजूहात क्या हैं। अगर हम थोड़ा सा देखें, हिस्ट्री में जाए पीछे, तो 1970 से पहले ये प्रॉफिटेबल था। उसके बाद फिर ये माइनस पे जाना शुरू हुआ और फिर कॉन्टीन्यूसली तकरीबन डिक्लाइनिंग ही है और हर साल खसारा बढ़ते चल जा रहा है। एक्सेप्ट फ्यू मोमेंट्स जब थोड़ा सा बराबर आया, इक्वल हुआ, लेकिन फिर खसारा बढ़ रहा है। अब इसमें देयर आर वेरियस रीजन, नॉट अ सिंगल रीजन, पर एक जो मैं 2-3 जो मैं समझता हूँ मेजर रीजन्स हैं, वो ये है कि 70 से पहले रेलवे वाज ए मोनोपोली इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। रोड सेक्टर डेवलप नहीं था, और रोड सेक्टर डेवलप होना शुरू हुआ जब रोड सेक्टर की डीरेगुलेशन हुई और रोड सेक्टर फैलना शुरू हुआ। लेकिन एट द सेम टाइम रेलवे को कंपटीशन पहली दफ़ा आया 70 के बाद,
और जब कंपटीशन आया तो हम एज मैनेजर्स, हम जो पाकिस्तान रेलवे के हम कहलाते हैं किसी भी शक्ल में, हम शायद उसको रियलाइज़ नहीं कर सके, हमने अप्रिशिएट नहीं किया कि नाउ वी आर कम्पीटिंग द रोड सेक्टर, और हमें उसके लिए तैयारी करनी चाहिए थी, वो हम उसमें करने में फेल हो गए और वो नहीं कर सके। एक पहले तो वजह ये है। दूसरी इसमें एक चीज़ ये है कि रेलवे बाई ऑल पैरामीटर्स इज़ अ बिजनेस, और बिजनेस मीन्स के बिजनेस डिसीजन शुड बी क्विक, रैशनल एंड एज सुन एज पॉसिबल। अब उसमें हुआ यह है कि पाकिस्तान रेलवे इज नाइदर ए कॉर्पोरेशन, नॉट ए कंपनी, इट इज़ ए प्योरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। प्योरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होने की वजह से इसकी ऑटोनॉमी जो होनी चाहिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, वो ऑटोनॉमी इसके पास नहीं है, जो 70 से पहले थी, जब रेलवे बोर्ड एक ऑटोनमस बॉडी थी जैसे इंडिया में आज भी है। लेकिन उसके बाद जब ये 70 के बाद ये चेंजेस आनी शुरू हुई, इसमें पहले बजट रेलवे का इंडिपेंडेंट था, अपना अकाउंट्स फाइनेंस डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट था, तो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होती थी, वो ख़त्म होता चला गया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो ऑटोनॉमी थी डिसीजन मेकिंग की, वो ऐसा ऐसा डाइल्यूट होती चली गई, और डाइल्यूट होती चली गई तो उसका फिर नतीजा ये भी निकलना था, चूँकि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में और गवर्नमेंट ओन ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा फ़र्क है। बीइंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी कम होती है, रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं, फिर उसमें किसी से पूछना है, किसी से पूछना है, प्लानिंग कमीशन है, फिनांस डिवीजन है, और डिफरेंट इदारे हैं जो एक ऊपर से एक सुपर चेक बन जाते हैं। तो डिसीजन जिस मौके पे जो डिसीजन होना चाहिए वो डिसीजन नहीं हो पाते, और रिजल्ट ये होता है कि चीज़ डिलेज होती चली जाती है। दूसरी बेसिक वजह ये है। तीसरी एक वजह जो मेन है वो इस ध्यान में रखें कि ये जो पार्ट है जिसको पाकिस्तान रेलवे कहते हैं, ये हिस्सा था नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का, इसका जो पोर्शन है जिसको हम कराची, लाहौर या वी कैन से अप टू पिंडी, पेशावर तक भी, ये तो कमर्शियल कह सकते हैं इसको, कि इसके ऊपर पोटेंशियल मौजूद है। 80% हमारी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट इस कॉरिडोर में है, हमारी जो बिजनेस है, इंडस्ट्री है जी, वो ऑलमोस्ट इस कॉरिडोर में है, और इस ट्रैक की लेंथ तकरीबन 1800 किलोमीटर है। अब टोटल हमारी ट्रैक लेंथ 7000 प्लस है, 7000 प्लस में से 1800 निकाल दें तो बाकी सारा ट्रैक जो है, जिसमें आप रिवर इंडस का राइट हैंड पे देख लें, और उसके बाद कोयटा चमन लाइन और कोयटा तफ्तान और ये वो लाइनें हैं जिनके ऊपर नादर देयर इज मेजर पॉपुलेशन, नॉट इंडस्ट्री। तो वो लाइनें ऐसी हैं जिन पे आपको उतनी ट्रैफिक नहीं मिलती कि जो इसको उनकी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई कर सके। अब वो स्ट्रैटेजिक लाइनें हैं, हम उनको बंद भी नहीं कर सकते, लेकिन उनको सपोर्ट भी करना बड़ा ज़रूरी है। और रिजल्ट उसका क्या हुआ है कि दिन ब दिन, अच्छा रेल, अब एक चौथी चीज़ है वो है कि हमारे एसेट्स की हालत क्या हो गई है। हमारा, इसमें आपको मिसाल देता हूँ कि अगर आपका एक घर है और उसके ऊपर अपने मेंटेनेंस के लिए अगर 100 रुपया पर ईयर खर्च करना है, और आप उस पर 20 रुपये 25 रुपये खर्च करेंगे, तो ऐसा ऐसा वो ऑटोमेटिकली डेटरेट होता चला जाएगा। हमारे साथ रेलवे के साथ भी यही हुआ है कि जो इसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इसके रोलिंग स्टॉक से मुराद लोकोमोटिव और वैगन्स और कोचेज एक्सेट्रा, इसकी सिग्नलिंग है, इस पे जो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस होने चाहिए थे वो नहीं होते रहे, क्योंकि फंडिंग गवर्नमेंट ने देनी है, बजट असेंबली ने पास करना है, कितना है कितना अवेलेबल है उस हिसाब से मिलता है, और रेलवे को कहा जाता है कि उसके अंदर ही आपने कंटेन करना है। तो और जो एसेट्स की मेंटेनेंस होनी चाहिए थी वो भी नहीं हुई, और चूंकि एसेट्स डेटरिएट हो रहे हैं तो परफॉर्मेंस वो नहीं हो रही। सही है, सही है। आपने 4 इश्यूज के एक बुनियाद बना दी है जी, आपने 4 इश्यूज हमें बता दिए और बुनियाद बना दी है डिस्कशन की। मैं ज़रा इन्हीं को लेकर आगे चलता हूँ और फिर कुछ और चीज़ें में ऐड करते हैं। मसलन फ्रेट के साथ क्या हुआ है, वो भी एक जो है वो सपोर्ट बेस थी रेलवे की, लेकिन वो भी नहीं बची है, तो उस पर भी हम आगे आते हैं। लेकिन आबिद भाई साहब, पहले तो ये बताइए कि रोड सेक्टर का हम मुकाबला नहीं कर सके और उसको रियलाइज़ नहीं कर सके, सही तख्त साहब कह रहे हैं, वक्त के साथ उसकी ज़रूरत को महसूस हम नहीं कर सके कि भाई रोड सेक्टर डेवलप हो रहा है तो हमारी आमदन में कमी वाक़ हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद जो मेजर रूट्स हैं उस पर तो बहरहाल फिर भी अच्छा जो क्लाइंटेज है वो मौजूद है या पैसेंजर मौजूद है, और जो है वो रेलवे के पास अक्सर औकात तो कई महीनों में बुकिंग नहीं मिलती पैसेंजर्स को, 2-2 हफ्ते पहले से बुकिंग बंद हो जाती है। तो क्या आप समझते हैं कि ये एक ऐसा मेजर फैक्टर है कि जो उसकी आमदन में फ़र्क डाला है उसने? तो जब ये वजारत बन गई तो वहाँ पे हुकूमत के पास जो भी हुकूमत होती थी उन वजारतों में अपने मनपसंद अफराद को अपॉइंट करने की एक लिबर्टी मिल जाती है। और हमने देखा कि PIA हो, रेलवे हो, स्टील मिल्स हो, तो यहाँ पे लोअर वेजेस से लेके जो आपकी हाईएस्ट पोजीशंस है, ये सारी की सारी मुख्तलिफ जो सियासी नवासियात का एक जरिया जो है वो बनी रही। उसके बाद अगर इसमें हम थोड़ा सा जो
रेलवे यूनियन किसी ज़माने में जो एक्टिव थी, बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रही थी, लेकिन फिर हमने देखा कि जैसे पूरे मुल्क में ये जो लेबर यूनियंस थी, जब इनका डाउनफॉल शुरू हुआ, तो वो यूनियन जो थी वो सिर्फ बारगेनिंग एजेंसी अपने मफादात के लिए बन के रह गई, और ये वजारत के लिए और जो यूनियन के जो स्टाफ होते थे उनके लिए बड़ा आसान हो गया कि बस आप चंद जो मंजूर नज़र अफराद हैं उनको आप राजी कर लें और बाकी जो है जो मर्जी होता रहे, और ये एक हमारे डिके का सवाल का एक जरिया बना। अब रेलवे जो थी वो रोड का मुकाबला तभी कर सकती है, यानी पूरी दुनिया में देखें, अगर आप वेस्ट में जाते हैं तो लोग अंडरग्राउंड में या रेलवे में सफ़र करना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि उसकी रिलायबिलिटी होती है कि आप लंदन से मैनचेस्टर जाना चाह रहे हैं तो आपको पता है कि बाय रोड आपके 4.5-5 घंटे लग सकते हैं, ट्रेन जो है वो ठीक 3 घंटे में आपको पहुंचा देगी, और अगर उसका 9:01 का टाइम है तो 9:01 पे वो चलेगी और ठीक 12:01 पे आपको मैनचेस्टर पहुंचा देगी। और आप ये भी देखें कि रेलवे जो है बाहर दुनिया में रेलवे टिकट जो है वो अमूमन आपके बाय रोड ट्रेवल से महंगा होता है अगर आप उसको एडवांस में ना खरीदे। इसकी रिलायबिलिटी और इसकी जो इफेक्टिवनेस की वजह से है। पाकिस्तान में ये दोनों चीज़ें जो हैं ये कंप्रोमाइज़ हो गई, जो उसमें तवील डिले आना शुरू हो गए, जो रेलवे के अपने, जैसा कि सईद साहब ने फरमाया कि एसेट्स को ठीक से मेंटेन नहीं किया जा सका। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जो कि लोगों को जिसमें रिसेंटली रेलवे से बदल किया, वो पिछले चंद सालों में आप देखें कि कितनी ट्रेन जो है वो डी ट्रैक हुई, यानी अगर आपके ट्रैक जो है उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है और वो हफ्ते में 2-2 दफ़ा जो है वो ट्रेन जो है वो उल्टना शुरू कर देंगी, तो जाहिर है कि वो जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू है उसने भी लोगों को डिटर किया। और जो हमारा फ्रेट है, जाहिर है कि जब ये सारा कुछ हो रहा था तो फिर फ्रेट जो है वो अल्टरनेटिव मींस के जरिए जाना शुरू हो गया, और हमने देखा कि वो सारी चीज़ें जो कि शायद बाय रोड जिनको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए था, जो डेंजरस गुड्स के, हजार्डस गुड के ज़िम्मे में आती हैं, आबादी में से उनका गुजारना, खा वो आपका ऑयल है, आपका डीजल है, या और इस तरह के बहुत से केमिकल्स हैं, तो वो सारे भी अब बाय रोड आना शुरू हो गए, क्योंकि रेलवे की रिलायबिलिटी और रेलवे की सेफ्टी जो है वो बजाते खुद एक सवालिया निशान बनती चली जा रही है। जी बिल्कुल सही है, लेकिन आपने बड़ा अहम सवाल उठाया है कि क्या ये जो वजारत के तहत काम करना या हुकूमत के तहत एक इदारे का काम करना, खुर्रम शहजाद साहब, आपके ख्याल में सरकार के तहत रेलवेज़ को चलाया जाना चाहिए, और क्या सरकार के तहत इसको प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है या इसको भी प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में डालना चाहिए? बड़े अरसे से जो है वो पूछा जा रहा है और सालों से पूछा जा रहा है कि क्या गवर्नमेंट को खुद इसमें कंटिन्यूसली जो है इन्वॉल्व होना चाहिए या फिर जो है प्राइवेटाइज करना चाहिए। तो देखें, ये डिपेंड करता है कि आपकी डायरेक्शन क्या है। देखिए, नॉर्मली होता है ये दुनिया में कि प्राइवेट सेक्टर जो है, जिसे कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट सेक्टर जो है पब्लिक के साथ कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करता है एज ज्वाइंट वेंचर पार्टनर, और उसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें दुनिया भर में जेवीज होते हैं, जिसमें पब्लिक सेक्टर जो है वो बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो उसे रन करने में मदद देता है और एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है। और हम जो है इस पे अभी भी ये सोच रहे हैं कि हमें प्राइवेटाइज करना चाहिए या गवर्नमेंट को चलाना चाहिए, जबकि आप ये देख चुके हैं कि गवर्नमेंट ही के हाथ में है। पिछले जब से पाकिस्तान रेलवेज बना है तो आज तक उसकी क्या हालत हुई है। $6 बिलियन का एक्यूमुलेटेड लॉस किया है पाकिस्तान रेलवेज ने ओवर द पीरियड। $6 बिलियन, ये रकम जो है आप समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ लग सकती थी, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी ज्यादा है। एक जगह आप पैसा झोंकते रहें और उसको ठीक ना करें, और उसकी जगह पे आप दूसरी जो अहम एरियाज हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, फूड सिक्योरिटी है, और दूसरे इन्वेस्टमेंट के एरियाज हैं, वहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज करते रहें। तो देखिए, इसमें दो राय नहीं है। इसमें ये हो सकता है कि अगर आप कंप्लीटली जो है प्राइवेटाइज ना भी कर सकें, लेकिन एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर को लाकर, इसमें हुआ भी है, कुछ ट्रेन जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर को दी गई हैं, लेकिन कंप्लीट एक होता है जीवी जो पूरा एक कंप्लीट होता है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर आके रन करे, उसे जो है वो प्रॉफिटेबल बनाए और एक रीजनेबल जो है वो प्रॉफिट जो है वो कमाए, जिसमें आम आदमी का भी फायदा, उसे कॉम्पिटिशन मिले और उसकी वजह से उसकी प्राइसेस नीचे जाएं और प्राइवेट सेक्टर उसको बेहतर तरीके से चल सके। एक और एंगल इसका ये है,
हमारे कुलीग भी मेरे में कोई बात कर रहे थे कि रियल स्टेट इसके पास बहुत बड़ी अट्रैक्शन रियल स्टेट है। क्यों इतनी हम जाया कर रहे हैं रियल स्टेट? पाकिस्तान का कर्जा कितना ज्यादा है और रियल स्टेट देखें कितनी ज्यादा जाया हो रही है, तो हम क्यों नहीं उसे जो है किसी काम में लेकर आते हैं। एक दो तीन कंपनीज थी जिनके पास रियल स्टेट बहुत बड़ी है पाकिस्तान में। एक PTCL थी, एक जो है पाकिस्तान रेलवेज है, एक दो और कंपनीज हैं जिनके पास जो अलोंग द ट्रैक जो है बहुत बड़े लेवल पे जो है बहुत बड़े स्केल पे रियल स्टेट है। तो क्यों नहीं उसे हम उसको भी काम में लाते? पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होना चाहिए इस पे। रेलवेज बिल्कुल उस तरह नहीं है कि बस आप जो है किसी भी गवर्नमेंट कंपनी को आपने उठाया और आपने कहा जी इन्वेस्टर आ गया और ले जाए। इसका प्रॉपर प्लान बनना चाहिए। ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, बहुत क्रिटिकल सेक्टर है। आप देखें रेलवेज को नहीं चलाया गया, नहीं बनाया गया, और आप देखें रोड ट्रांसपोर्ट और दूसरी ट्रांसपोर्ट में प्राइवेट सेक्टर कितना जो है वो एक्सप्लॉइट करता है। तो क्यों ना हम इसको बेहतर करें, क्योंकि सेकंड आफ्टर सी सेकंड मोस्ट एफिशिएंट जो तरीका है ट्रांसपोर्ट का, गुड्स ट्रांसपोर्ट का खास तौर पे, वो है रेलवेज। आप देखें अभी नया जो इंडिया और मिडल ईस्ट ने मिलकर एक रूट जो बनाया है उसके अंदर बहुत बड़ा एक लिंक जो है वो रेलवेज का है। तो रेलवे तो बहुत एक वाइटल लिंक है कंट्री के पूरे रीजन में, कंट्री के पूरे शहरों में एक वाइटल लिंक है। इसे तो बहुत बेहतर होना चाहिए था। आज तो मेट्रोज आ गई हैं, मेट्रोज के अलावा जो है इंटरसिटी जो है बड़ी जो है ट्रेन आ गई हैं, फास्टेस्ट ट्रेन आ गई हैं दुनिया में। हम कहाँ बैठे हैं? आप देखें नेक्स्ट डोर दुबई देख लें, UAE देख लें, आप नेक्स्ट डोर इंडिया देख लें, आप देखें उनके सिस्टम्स कितने बेहतर हो गए। वही सिस्टम है ना जो अंग्रेज ने दिया था हमें, हमारे पास भी वही था, उनके पास भी वही था। उन्होंने बेहतर कर लिया, हमने जो है खराब कर दिया। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी प्लानिंग क्या है, हम कैसे उसको आगे लेके चलते हैं। तो बहरहाल में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत अच्छा काम हो सकता है रेलवे से। बिल्कुल सही है। अब दो तीन चीज़ें जो यहाँ पर उठाई गई हैं, आबिद सुलही साहब ने भी जिक्र किया, आपने भी किया, मैं सईद अख्तर साहब के सामने रखता हूँ। सईद साहब, एक तो ये प्राइवेट ट्रेन्स का तजर्बा किया गया, आपके ख्याल में ये कामयाब रहा? कितना इसने कंट्रीब्यूट किया और इस हद तक क्या कंट्रीब्यूट कर पाया कि वो रेलवेज़ के मसाइल को हल करने में कोई किरदार अदा कर पाता, या ये तजर्बा कामयाब नहीं हुआ? देखिए, पहली बात तो हम ये समझ लें कि प्राइवेट सेक्टर है क्या और प्राइवेट ट्रेन क्या है। सिंपली किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देना कि जी वो टिकटें बेच ले और बंदे बिठा ले रेलवे के किरायों पे, ये प्राइवेट सेक्टर नहीं है। प्राइवेट सेक्टर का एक तजर्बा किया गया था 2014 में। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दो कंपनियों के साथ, जिनमें एग्रीमेंट ये था कि दे विल ब्रिंग देयर ओन लोकोमोटिव्स, दे विल ब्रिंग देयर ओन वैगन्स, फ्रेट वैगन्स, और रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करने के लिए वो रेलवे को एक ट्रैक एक्सेस चार्ज देंगे। एक्चुअली दैट इज़ द प्राइवेट सेक्टर कि आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि पहले फरमाया कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, सिर्फ जो ट्रेन ऑपरेशन है या जो मूवमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दें। हमारे सामने बड़ी वाज़ेह मिसाल है मोटरवेज की। मोटरवेज में इंफ्रास्ट्रक्चर कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। ऑपरेटर्स कौन है? सारे प्राइवेट हैं, एक्सेस देते हैं और वो अपना गाड़ियाँ चलाते हैं। अब वो 2014 में जो एग्रीमेंट हुआ, अनफॉर्चुनेटली आज तक वो एग्रीमेंट मैच्योर नहीं। उसका एक है जिस तरह ना रेजिस्टेंस टू चेंज वो वर्क करता है, और उसको ओवरकम करने के लिए ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल चाहिए। क्योंकि एक रेजिस्टेंस आती है एम्प्लॉयज की तरफ से आती है, और वो होता है फियर ऑफ अननोन कि जी अगर ये हो जाएगा तो पता नहीं हमारा क्या बनेगा, हम कहाँ जाएंगे, हम कैसे जाएंगे। उसको उन इश्यूज़ को एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। ये जो आपने बताया ना कि तजर्बा किया गया इसका प्राइवेट सेक्टर का, एक तजर्बा हमने, वो भी पूरा प्राइवेट नहीं था, बट हमने एक बिजनेस ट्रेन चलाई थी 2010-11-12 में। मैं उस वक्त जनरल मैनेजर था। वो बड़ी सी चली, वो बड़ी कामयाब हुई, पर नवा क्योंकि नया चीज़ थी तो इश्यूज़ आ जाते हैं। एक आप नई एक मार्केट डेवलप कर रहे होते हैं ना, तो इश्यूज आएंगे। अब बजाय इसके कि हम ये उसको बंद ही कर दें और वापस चले जाए कि ये कामयाब नहीं है, हमें इश्यूज को एड्रेस करके और उनको मॉडिफाई करके आगे चलना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली एक माइंड सेट है बीइंग ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तमाम लोगों का कि प्राइवेट सेक्टर आएगा तो पता नहीं हमारा क्या बनेगा और हर चीज़ ख़राब हो जाएगी और हर चीज़ खाई जाएगी। ऐसा नहीं होता, और हमें इस पर एक जिस तरह कंसिस्टेंट पॉलिसी बनानी चाहिए। उसको जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी, जब तक गवर्नमेंट फर्मली पॉलिटिकल विल के साथ इसको आगे लेके नहीं चलेगी। एक बात ये समझ लें कि कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन रेलवे की शायद पॉसिबल नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में पर्टिकुलरली प्राइवेटाइज करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, और अक्सर मुल्कों ने नहीं किया। आमतौर पर जो चीज़ प्राइवेटाइज हुई है वो या ट्रेन प्राइवेट हुई है या प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जिक्र किया। दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। अब वो अगर जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी वो नहीं होगा, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन वॉच नहीं की जाएगी, इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा फोर्सफुली, तो चीज़ें चलेंगी नहीं आगे।
सही है, मगर इसमें आबिद सुलैही साहब, हुकूमतों की रिलक्टेंस क्या होती है? अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स को ज़्यादा इनवाइट करें और ट्रेनें उनको चलाने दें, इंफ्रास्ट्रक्चर आप दें और प्राइवेट ट्रेनें चलाएं, कुछ तजर्बे हुए भी हैं, तो इसमें आपके ख्याल में कुछ रिलक्टेंस रहती है हुकूमत की? देखिए, अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कोई भी वजारत जब खत्म करेंगे तो पहले तो आपको एक वजीर जो है कैबिनेट से वो माइनस करना होगा, फिर हो सकता है एक स्टेट मिनिस्टर जो है वो माइनस करना पड़ेगा, फिर एक फेडरल सेक्रेटरी जो है वो माइनस करना होगा, फिर कुछ एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो माइनस करना होंगे। उसके बाद वो सारा जो एक आपका प्लेटफॉर्म है यहाँ पे के लोगों को एम्प्लॉय किया जा सकता है, वो हुकूमत के हाथ से निकल जाएगा। उसके बाद अगर आपको कोई किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट देना है, वीआईपी प्रोटोकॉल देना है, तो वो माइनस हो जाएगा। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि एक स्टेटस को का जरिया बनती हैं, और प्लस जो इसमें मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो दिए जाते हैं, वो खाने से लेके कि वो स्टेशन पे किसके पास स्टॉल्स होंगे, ट्रेन के अंदर खाने का कॉन्ट्रैक्ट किसके पास होगा, मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट किसके पास होगा, सामान की जो वहाँ पे पोर्टर्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट किसके पास होगा। तो ये जाहिर है कि 10,000 चीज़ें हैं जो कि कोई भी जो एक सियासी सेटअप होता है या गैर सियासी भी हो, उसमें हुकूमत की ये टेम्पटेशन होती है कि सारा कुछ उनके हाथ में रहे एटलीस्ट। और मैं ज़रूरी नहीं कि उसमें कोई बदनीयती का आंसर शामिल हो, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो एक डिस्क्रिप्शन जो है वो हुकूमत अपने पास रखना चाह रही होती है कि वो इन्फ्लुएंस कर सके, किसी को अब्लाइज कर सके, किसी को पिनलाइज कर सके। और जो ही वो मिनिस्ट्री खत्म होती है तो ये सारी चीज़ें हुकूमत के हाथ से निकल जाती हैं। तो इमेजिन करें कि क्या इस वक्त आपके जो 2-3 प्राइवेट बस सर्विसेज वाले हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जो लाहौर इस्लामाबाद या लाहौर कराची, तो आप उनकी वजारतें बनाना शुरू कर दें कि ये मिनिस्ट्री फॉर फलां बस सर्विस है और ये मिनिस्ट्री फॉर फलां बस सर्विस है, तो नहीं चलेगी। जाहिर है कि आपने जैसा अभी सईद अख्तर साहब ने फरमाया, आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं और उसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टर जो है वो आए, और हमने देखा कि बस के सफर में लग्जरी बसेस का जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, और अब बहुत से लोग जो हैं वो हवाई जहाज की बजाय शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आपके वो प्रेफर करते हैं लग्जरी बस में जाना। तो ये कंपटीशन इसमें बढ़ता है। रेलवे में बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। फिर जो फ्रेट की जब बात आई तो हमने अल्टरनेटिव बहुत से क्वासाई पब्लिक सेक्टर में लॉजिस्टिक कंपनीज जो है उनको तो प्रमोट कर दिया, लेकिन रेलवे जो है वो इग्नोर होता रहा। तो वहाँ पे भी एक कंपटीशन जो है वो आ गया कि वो फ्रेट की वजह से ही शायद रेलवे को प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता था, वो भी पॉसिबल नहीं हुआ। तो ये एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं और एक से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं जिनके अपने अपने इंटरेस्ट, और मैं दोबारा दोहराता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि वो वेस्टेड इंटरेस्ट ही हो, लेकिन जो भी उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं उसकी वजह से रेलवे बतदरीज ज़वाल पजीर होता चला गया। सही है, चलिए बिल्कुल ठीक है सर। इस पे एक खुर्रम शहजाद साहब आप अपनी राय ज़रा दे दीजिएगा, फिर मैं ब्रेक पर जाता हूँ और फिर ये फ्रेट ट्रेन्स और बाकी चीज़ें उस पर भी हम वापस आके बात करेंगे। लेकिन आपके ख्याल में सर, हम अगर खुर्रम साहब इसके हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं कि इसका मुकाबला है रोड के साथ या बसों के साथ, हवाई जहाज़ के साथ, लोग किरायों का भी कंपैरिजन करते हैं, इसकी रिलायबिलिटी का भी करते हैं, लोग ये देखते हैं कि हादसात हो रहे हैं, लोग खौफ का शिकार भी होते हैं। तो अब ये मसला एक कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है, इसको शुरू कहाँ से करेंगे अगर हमें ठीक करना है? तो या पहले इसको पैसे देंगे अगेन और इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे, और इन्वेस्ट करने के लिए क्या हुकूमत के पास पैसे हैं? हुकूमत की अपनी जेब खाली पड़ी है, ये शुरू कैसे करना पड़ेगा? देखिए, दो मेरे ख्याल में एरियाज हैं जहाँ से जो है शुरुआत बेहतरी के लिए हो सकती है। तो ऐसे तो बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन दो ऐसे एरियाज हैं जो कि इसको जो है इतनी सपोर्ट दे सकते हैं कि अपने पैरों पे दोबारा से खड़ा हो। और फिर जैसे हम बात कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो मैनेजमेंट है वो टेक ओवर करे, और जो ऑपरेशनल साइड है वो सही जो टेक्निकली स्ट्रांग लोग हैं इस सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट में, ग्लोबली, वो इसको जो है वो चलाने की कोशिश करें, चलाएं बल्कि, और फिर आगे लेके चलें। तो पहला एरिया है फ्रेट का, जो इनलैंड ट्रांसपोर्ट है बेसिकली, वो रेलवेज के थ्रू बहुत एफिशिएंट होती है, क्योंकि रेलवेज जो है स्केल देता है। आप देखें ना, एक कंटेनर जाता है तो उसका आप देख लें कितना फेयर होता है, कितनी जो उसकी कॉस्ट लगती है, रोड्स पे वो चलता है,
और कंपेयर टू एक कंटेनर, अगर आप एक पूरी रेलवे की एक पूरी ट्रेन जो है अगर चलाएं तो उसमें कितनी एक गो में आप कितना सामान लेके जा सकते हैं, बहुत कॉस्ट एफिशिएंट हो सकता है। तो ये हुआ है हमारे यहाँ, रहा है इस तरह से। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है पास्ट में कि एक वजीर जिसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, रोड ट्रांसपोर्ट का, उसे रेलवे का वजीर बना दिया आपने, तो वो अपना बिजनेस संभालेगा या रेलवे को ठीक करेगा? अपने ही खिलाफ क्यों कोई काम करेगा वो? तो इस तरह के कॉन्सेप्ट हमने क्रिएट जब किए तो डेफिनेटली हालत तो खराब होनी है। तो एक इंडिपेंडेंट ऐसा जो है कोई लीडर हो जो कि आके इसको टर्न अराउंड करे और उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, नंबर वन। सेकेंडली मैंने कहा कि फ्रेट पे ध्यान दिया जाए, फ्रेट को प्रमोट किया जाए, क्योंकि जो रेलवे की फ्रेट है ये सेकंड, जैसे मैंने पहले कहा, मोस्ट एफिशिएंट है आफ्टर सी। ये सी तो आपको पता है कंट्री टू कंट्री होता है, लेकिन विद इन द कंट्री जो है वो रेलवे सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है। तो रेलवे जो है मेरे ख्याल में फ्रेट से स्टार्ट करें, फ्रेट को रिवाइव करें। तो फ्रेट को जब रिवाइव करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ जो नंबर्स हैं वो बेहतर होना शुरू होंगे। जब देखें फाइनेंसेस बेहतर होना शुरू होते हैं तो सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता शेप अप करना शुरू होती हैं। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि फिर आप रेल स्टेट जो इसकी है उसको किसी तरह से या तो उसको किसी काम में लेकर आए या उसको आप ऑक्शन करें, वहां से आप पैसा जनरेट करें, फिर इसमें इन्वेस्ट करें। नई आप नए जो जमाने की ट्रेंड्स हैं, जो नए जो है वो जो नए तौर तरीके हैं वो इसमें इनबिल्ड करें, प्राइवेट सेक्टर को फिर लेकर आएं और प्राइवेट सेक्टर को मैनेजमेंट दें, पूरी ऑपरेशंस दें पूरे। फिर आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता चीजें ठीक होना शुरू होंगी। और एक चीज सर, दो चीजें आपने खुर्रम साहब बताई हैं, एक आप फ्रेट की बात कर रहे हैं, दूसरा आप एसेट्स की बात कर रहे हैं। सर मुझे एक ब्रेक लेनी है, ये दोनों चीज़ें ज़रा सईद अख्तर साहब के सामने रख देते हैं, फिर मैं आपका अगला नुक्ता भी हम लेते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं जी। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। रेलवेज़ पे हम बात कर रहे हैं। सईद अख्तर साहब, दो चीज़ें अभी खुर्रम शहजाद साहब ने कही हैं। एक वो कह रहे हैं कि अगर रेलवे को ठीक करना है तो दो जगहों से शुरू कर सकते हैं। एक फ्रेट ट्रेन्स का। अब फ्रेट ट्रेन्स का मसला क्या हुआ? रेलवेज 1965 और 70 के आदादोशुमार अगर हम देखें तो 1,40,00,000 टन ये सामान उठा रही थी। अब ये 2017-18 के जो फिगर्स हैं उसमें ये घट के रह गया 80 लाख टन सामान, आधा। ये एक तो ये क्यों हुआ कि फ्रेट के ऊपर क्यों फ़र्क पड़ा है, इसकी कैपेसिटी रेलवेज़ की क्यों कम हुई है, और क्या ये पोटेंशियल है कि अगर हम फ्रेट को रिवाइव करें वहाँ से काम शुरू कर सकते हैं? और दूसरा क्या, जो इसके एसेट्स हैं, जो ज़मीनें हैं, उसकी ऑक्शन या उसको बेचना या उसको इस्तेमाल में लाना, इसका कोई हल है? जी मैं अर्ज़ करता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है, जो मैंने शुरू में कहा था कि ये तो इसमें तो दो राय नहीं है कि फ्रेट शुड बी नंबर वन। फ्रेट ही अर्नर होगा जो हमें फ़ायदा पहुंचाएगा। पैसेंजर सेक्टर आम तौर पे उस तरह प्रॉफिटेबल नहीं होता जिस तरह फ्रेट प्रॉफिटेबल होता है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। इसमें जो दूसरी बात जो अर्ज़ की ना कि पहले इतना था और अब इतना है, उसको मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दूं कि एक ज़माने में हम 60-70% फ्रेट ऑफ द टोटल फ्रेट ट्रांसपोर्ट सेक्टर उठाते थे। अब शायद हम 2 या 3% उठा रहे हैं। तो हम तो बहुत गिर चुके हैं उस लिहाज से, वो तो कोई कंपैरिजन रह नहीं गया। ठीक है ना, लेकिन ये चीज़ अपनी जगह पे है। लेकिन फिर वो बात है कि हाउ टू स्टार्ट विद इट, जैसे क्वेश्चन किया ना, शुरू कैसे करें। रेलवे तो मौजूद है, हर चीज़ चल रही है, पर नहीं चल रही, हकीकत है। और जैसे मैंने कहा था कि हमारी सबसे बड़ी खराबी मेरे ज़ाती ख्याल में, हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं। हम एक है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होना, एक है गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन होना, दोनों में बड़ा फ़र्क है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी is a government department but not a department, it is an authority. रेलवे इज ए डिपार्टमेंट। ये जो पूरे ब्यूरोक्रेसी के रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सारे इस पे अप्लाई हो जाते हैं और डिसीजन मेकिंग जो होनी चाहिए वो नहीं होती। तो मेरे ख्याल में जो सबसे नंबर 1 स्टेप है वो ये है कि रेलवे को रिस्ट्रक्चर करें, आप इसको कन्वर्ट करें। ये मेरा अपने एक प्रपोजल कह लें, ये सजेशन है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तो एक अथॉरिटी बना दें, जस्ट लाइक नेशनल हाईवे अथॉरिटी, नेशनल रेलवे अथॉरिटी, और इसको ऑटोनॉमी दे दें। और इसके ऊपर जो आप मैनेजर्स लगाएं वो लगाएं जो अहल हों, जो काम जानते हों और जो उनकी क्रेडिबिलिटी हो, नंबर 1। नंबर 2 है कि पैसेंजर और फ्रेट, इन दोनों सेक्टर्स को आप कंपनी बना दें और कंपनी बना के, बेशक गवर्नमेंट ओन कंपनी रहें वो, और उनको प्राइवेट सेक्टर को दे दें और फिर प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करें कि वो भी आए और ट्रेनें चलाएं। बेशक हम अपनी गवर्नमेंट अपनी ट्रेनें भी चलाए, प्राइवेट सेक्टर को भी चलाने दें। लेट द कंपटीशन बी क्रिएटेड।
जब कंपटीशन क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी, उसके बगैर नहीं होगी। और ये मतलब दिस जस्ट अ स्टार्ट, अदरवाइज इसकी डिटेल में बहुत जा सकते हैं हम आगे। ये जस्ट ब्रीफली मैं बता रहा हूँ आपको कि ये चीजें होनी बड़ी जरूरी है, ऑटोनॉमी दें लोगों को फैसला करने की। और एसेट्स, जमीनों की बात जो है सर, अच्छा दूसरी बात जो वो मैं करने लगा हूँ उसकी दूसरी बात, ये एसेट्स वाली बात है। ये बात ठीक है कि बड़े एसेट्स बड़े रेलवे के पास, लेकिन इसमें एक बड़ा सीरियस डिस्प्यूट चलता रहा है और मुझे नहीं मालूम कि अभी तक भी सेटल हुआ कि नहीं हुआ। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ये कहती हैं कि ये ज़मीन रेलवे की नहीं है, ये ज़मीन पंजाब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की है और रेलवे को दी गई है फॉर रनिंग द रेलवे। अगर रेलवे उस पर अपनी ट्रेन नहीं चलाना चाहती है और उनके पास ज़मीन फालतू है तो वो उसको सूमों को वापस करें, वो इसके ऊपर कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। ये कोर्ट केसेस भी हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ नहीं। छोटे मोटे रेलवे करती रहती है, जैसे होता है ना ऑन ए मास के लिए काम हो, जापान में बड़ा अच्छा काम हुआ है जिस डायरेक्शन में, उस तरह से हो, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका अभी तक। सही है जी। आबिद सुलैरी साहब, सर ये अब एक तो ये डिस्प्यूट है, क्या सूबे और वफाक बैठ के डिस्प्यूट खत्म नहीं कर सकता कि ये ज़मीनें हैं किसकी, वफाक की हैं या सूबों की है? और ये पढ़े पढ़े तो कुछ भी नहीं कर रही हैं, इसको ज़ाहिर है इस्तेमाल में लाया जा सकता है, वो किसी ना किसी को फ़ायदा दे सकती हैं। इवन अगर वो रेलवे की मिल्कियत में भी हैं तो रेलवे भी उसको यूटिलाइज़ करके रेलवे को चलाने के लिए एक सोर्स ऑफ फंडिंग बना सकता है। और जब भी हम किसी इदारे की प्राइवेटाइजेशन की बात करें, PIA की बात करें या स्टील मिल की बात करें, तो उसके एसेट्स पर सवाल उठ जाता है। PIA के जी ये रूजवेल्ट होटल है, उसके एसेट्स हैं, उसका क्या होगा? तो ये एसेट्स या ज़मीनें जो है रेलवे की, ये प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम का सलूशन हो सकती हैं? देखिए, इसको प्रॉब्लम का सलूशन बनाया जा सकता है। अल्टीमेटली तो ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान की ज़मीनें हैं और उसके बाद फिर इस पर फेडरल या प्रोविंशियल जो भी है वो बाद में इसका सवाल उठता है। जो रेलवे को पिछले एक दहाई में प्राइवेटाइज करने की जो एक दफ़ा बात हुई और नहीं किया गया, तो जाहिर है कि उसमें ML2 को भी हमें टच करना चाहिए कि वो जो था आपका रेलवे के जो चाइना के साथ मुआहदे कि क्या वो होंगे और कौन सी गेज होगी, वाइडर गेज होगी, कितना उससे लोन मिलेगा, उस लोन की शराइत क्या होंगी, उसकी कॉस्ट क्या आएगी। फिर उसकी कॉस्ट को रिवाइज भी करवाया गया और उससे रिवाइज कास्ट में भी इसको स्टार्ट नहीं किया गया। तो एक तो वो भी इसका एक, जब आप जिक्सा पजल में सारे टुकड़े लगाते हैं तो वो पहलू भी आता है कि इसको ये कोशिश भी की गई थी कि शायद चाइनीज इन्वेस्टमेंट के जरिए रेलवे जो है उसको रिवाइव करवाया जा सके और वो भी नहीं हो पाई। अब इसकी जो जमीनों की बात है तो उसको तो मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से इस वक्त सिंगल विंडो ऑपरेशन का जो है दौर चल निकला, SIFC की अगर आप बात देखते हैं तो वहां पे भी एक सिंगल विंडो ऑपरेशन इन्वेस्टर फैसिलिटेशन के लिए बना दी गई है। तो इसको कुछ इसी तरह का कोई आप जो है फोरम उसमें या CCI है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, वहां पे भी सूबे और वफाक मौजूद है, तो वहां पे इसको वंस फॉर ऑल डिसाइड कर लिया जाना चाहिए कि ये जमीनें जो है इनका क्या करना है, बजाय इसके कि वो डिस्प्यूट का शिकार रहे या वो आप उसको किसी मकसद में ना ला सकें। रेलवे की ओवरऑल के लिए हमें मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट चाहिए होगा इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, जिसका काम वही हो जो कि सिविल एविएशन का काम है कि आपका वो रनवे को देखे या आपके एयरपोर्ट्स को देखे, लेकिन उसके बाद हमें ये रेलवे को PIA नहीं बनने देना चाहिए। वहाँ पे आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वाइट करें, वो अपने लोकोमोटिव लेके आए, वो अपने फेयर लेके आए और उसको चलाने की कोशिश करें। जो फ्रेट है, फ्रेट को हमें देखने की ज़रूरत है कि उसको किस तरीके से दोबारा अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है और कौन से वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जो जिनकी वजह से रेलवे जो है वो काम नहीं कर सकी फ्रेट में, तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं और इस वक्त जो दुनिया में स्पीड ट्रेन्स का दौर चल रहा है, अगर कोई थोड़ा सा भी इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करते हुए अगर आप लाहौर कराची या लाहौर इस्लामाबाद या लाहौर पेशावर के दरमियान एक स्पीड ट्रेन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो नुकसानदेह सूरत हाल होगी, बल्कि आप देखेंगे कि एयरलाइंस जो है उनको मुसीबत पड़ जाएगी कि वो उस एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ कैसे कम्पीट करें। इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी और प्राइवेट ओन इनिशिएटिव्स के जरिए भी, बशर्त ये है कि इसकी जो रेगुलेशन और इसकी जो मॉनिटरिंग है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेंटेनेंस वो ठीक कर ली जाए।
और इसमें से वो जो सरप्लस है एम्प्लॉयज का हम देखें या डेट एसेट्स को देखें और उनको निकालें और जो इस वक्त पोटेंशियल एसेट्स हैं उनको हम प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करें। चाहिए। एक और बहुत बड़ा मसला है और वो है रेलवे के लिए या हुकूमत पाकिस्तान के लिए, वो है पेंशनर्स की जो रकम हर महीने जाती है। ये 36 अरब रुपए सालाना जो हैं वो बनते हैं, सालाना 36 अरब रुपए। और ज़ाहिर है माहाना बुनियादों पर ये तनख्वाह, ये पेंशन जो है अदा की जाती है। ये एक बहुत बड़ा बर्डन है रेलवे के ऊपर या हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने के ऊपर। अब कोई भी हुकूमत ये अनपॉपुलर फ़ैसला भी नहीं कर सकती कि वो पेंशन ख़त्म कर दे। क्या इसका कोई हल है? ये मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर खुर्रम शहजाद साहब से शुरू करता हूँ और फिर सईद अख्तर साहब से भी इस पर राय लेते हैं। आखिर इस मसले का हल हुकूमतों के पास कोई है भी या नहीं, या ये एक बर्डन जो है इसी तरह से कैरी करना पड़ेगा? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। खुर्रम शहजाद साहब, इतने पैसे तो रेलवे कमाती नहीं है जितनी वो पेंशनर्स को अदा कर देती है। 36 अरब रुपए सालाना बनता है जो पेंशन की मद में जा रहा है। अगरचे हर हुकूमत इस पर आकर किताब खोल के बैठती है कि क्या किया जाए, कैसे हो, ये तो एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन ये मसला हल नहीं हो रहा। आपके ख्याल में इसका कोई सोल्यूशन है? अच्छा देखिए, पेंशन का जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ रेलवे के साथ नहीं है, ये तो कंट्री वाइड है। ये तो हमारे बजट का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है और हमारी पूरी पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हो गई या ब्यूरोक्रेसी हो गई, सिविलियन गवर्नमेंट पूरी या मिलिट्री गवर्नमेंट, सब ऑल अक्रॉस द बोर्ड, मिलिट्री एंड सिविलियन, ये इनका भी प्रॉब्लम है, प्लस एसओई ये भी सब इनका इशू है। तो ये तो फेडरल गवर्नमेंट को ये सोचना है कि इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना है, क्योंकि एक टिकिंग बॉम्ब है पेंशन का, जिसमें आप पेंशन में कंट्रीब्यूशन नहीं करते बल्कि आप वन साइडेड जो है वो उसमें ऐड करते रहते हैं। और ये पेंशन जो है वो आपको पता है कि ना सिर्फ ये जो रिसीवर है वो डिजर्व करता है या नहीं करता है या कौन है उसके पीछे, ये भी अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से वक्त गुजरता गया है फैमिलीज जो है डिफरेंट जनरेशन की आती गई हैं और वो पेंशन जो है वो रिसीव करती गई हैं। तो ये तो बहुत बड़ा रिफॉर्म है जो कि गवर्नमेंट को सोचना है, कोई भी गवर्नमेंट आती है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट अब नेक्स्ट इलेक्शंस के बाद जो आती है उसको प्रायोरिटी पे सोचना है। जिस तरह से हम एनर्जी की बात करते हैं, जिस तरह से हम पब्लिक सेक्टर एंटिटीज की बात करते हैं, जिस तरह से हम और सिविल ब्यूरोक्रेसी हो गई या और हम दूसरे रिफॉर्म्स की बात करते हैं, प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के आपस में जो है बहुत सारी चीजें हैं जो एडजस्ट होनी है, जिसमें डिफेंस और डेट की भी हम बात करते हैं, जिसमें हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, ये उस लेवल का रिफॉर्म है। तो मेरे ख्याल में पेंशन तो 1 ट्रिलियन रुपया से ज्यादा हम पेंशन हर साल तकरीबन दे रहे हैं। उसमें सिविल भी है, मिलिट्री भी है, उसमें और दूसरे जो है एरियाज भी हैं जिसमें पेंशन बहुत ज्यादा जो है उनको ठीक करना है, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूटरी बनाना है। ये केपी की गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में पिछली गवर्नमेंट में केपी की जो गवर्नमेंट थी उसने कुछ काम किया था, जो पेंशन थी उनको रिफॉर्म उसमें कुछ लेकर आया और उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूटरी उसको बनाया, यानी कि दोनों एंड से कॉन्ट्रीब्यूशन हो और एक सर्टेन लेवल पे उसका जो है कॉन्ट्रीब्यूशन हो, ताकि जो है गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ना है और फिर उसके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको इन्वेस्ट करके इतना रिटर्न भी जमा करना है कि जो एम्प्लॉई जो रिटायर होता है उसके बाद जो अगले 20 साल 30 साल हो वो इन्वेस्टमेंट उसके उस वक्त भी काम आती रहे। ये दोनों तरह से एक विन विन है, बल्कि इसमें एम्प्लॉय का ज्यादा फायदा है जी। मेरे ख्याल में ये कंट्रीब्यूशन का जो एंगल है ना, ये तो कंट्री वाइड करना है, ये तो फेडरल लेवल पे करना है, ये तो प्रोविंशियल लेवल पे भी करना है, ये सिर्फ रेलवेज का नहीं है। तो मेरे ख्याल में वहां रिफॉर्म होगा तो नेचुरली उसका एक इम्पैक्ट आएगा। सही है। सईद अख्तर साहब, आप इस मसले को कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक तो इन्होंने बिल्कुल ठीक फरमाया जैसे किया, लेकिन इसमें रेलवे की हद तक अगर देखें हम तो ये पेंशन का मसला कभी 70s में 80s में महसूस नहीं होता था। उसकी वजह ये थी कि रेलवे की अपनी इनकम इतनी ज़्यादा थी कि पेंशन वाज ए स्मॉल पार्ट ऑफ इट। अब उसके बाद हुआ ये है कि हमारी अर्निंग तो कम होती चली गई, पेंशन बढ़ रही थी, तनख्वाहें बढ़ रही थी, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही थी। बेसिकली प्रॉब्लम पेंशन नहीं है, बेसिक प्रॉब्लम हमारी अर्निंग है जो कि हम कम लूज करते चले गए हैं। आज अर्निंग लेटर से रेलवे की 300-400 बिलियन पर ईयर हो रही होती तो ये 36 बिलियन तो महसूस भी ना होती है आपको कोई पेंशन कोई चीज़ है। तो बेसिकली खराबी वो है कि हम कमा उतना नहीं रहे जितना हमें
कमाना चाहिए और जो हमारे खर्चे हैं पूरे कर सके। लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, इस वक्त हालात ये हैं अर्निंग के कि लोगों को तनख्वाह पूरी तरह महीना तनख्वाह नहीं मिलती उस पर। अब उसमें वो इश्यूज बेसिकली जब तक मगर सर आप तो इस मसले में हम हैं ना, मैं एक मिसाल आप इसको कैसे देखा जाए? ये रेलवे को जब हम देखते हैं ना, हम आमतौर पे फोकस कर जाते हैं कि ऊपर लोग अच्छे नहीं आए, मिनिस्टर्स ऐसे नहीं आए, चेयरमैन ऐसे नहीं आए। लेट अस सी कि पिछले 40 साल में 70 के बाद ये डिक्लाइन हुई है। सारे मिनिस्टर बुरे नहीं थे, सारे मिनिस्टर चेयरमैन बुरे नहीं थे, सारे जीएम बुरे नहीं थे, अच्छे लोग भी आए हैं, पर मसला हल नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि बीमारी जो है वो इसमें नहीं है, बीमारी उसके स्ट्रक्चर में है। हम जब तक रेलवे का स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम उम्मीद ना रखें, और फ्रेट बिल्कुल ठीक है कि फ्रेट इज प्रायोरिटी, फ्रेट चलाएगा, लेकिन फ्रेट अभी चलेगा ना जब फ्रेट को ओपनिंग मिलेगी। अब हालत ये थी जो जिम था कि कराची से वैगन चलती है, लाहौर पहुंचती है, उसकी मूवमेंट का नहीं पता कहाँ पहुंच गई, बाद में 6-6 महीने लेट हो जाती है। एक दफ़ा कस्टमर जब बुक करा बैठता था, दूसरी दफ़ा भाग जाता था, दोबारा वापस नहीं आता था। हमें परफॉर्मेंस अपनी ठीक करनी है, और गवर्नमेंट सेक्टर में अनफॉर्चुनेटली परफॉर्मेंस पैरामीटर्स इस तरह से नहीं देखे जाते जिस तरह देखे जाना चाहिए, और परवाज में एवल्यूशन उस तरह से नहीं होती जिस तरह होनी चाहिए थी उसमें। तो इसमें जो मैं अगेन फोकस बार बार कर रहा हूँ कि ये पेंशन वगैरह के मसले ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे अगर आप सफिशिएंट अर्निंग अपनी करनी शुरू कर दें, रेलवे के एक्शन चलाना शुरू कर दें, तो कोई मसला उस तरह से नहीं है। तो हमें तवज्जो देनी चाहिए कि हम इसकी स्ट्रक्चरल चेंजेस करें इसकी, और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें उसमें। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब फाइनली आबिद सुलैरी साहब, ये शॉर्ट कमेंट इस पर भी कर दीजिएगा, पेंशन वाले मामले पर भी, और दूसरा ये है कि रेलवे को रिफॉर्म करना पड़ेगा, इसको इसके का जो ऑपरेशंस है उसको प्राइवेट करना पड़ेगा, यानी ट्रेनों को प्राइवेट करना पड़ेगा। ये कहाँ से शुरू होगा रेलवे का? आखिर ये ऐसे तो नहीं चलाया जा सकता जैसे रेलवे चल रहा है। देखिए, जैसा खुरम में बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, पेंशन जो है ये आइंदा आने वाले चंद सालों में आप देखेंगे कि ये एक एनर्जी सर्कुलर डेट से बड़ा मीनेस बन जाएगा। पिछले 75 सालों से जो पेंशन लोगों के साथ कमिट की जा रही है, ना तो वहीं कहीं पे इन्वेस्ट हो रही थी, ना उसका कोई पेंशन फंड था, ना कहीं पे कंट्रीब्यूशन थी, और जाहिर है कि बढ़ती हुई आबादी और बढ़ती हुई उम्र के साथ ये जो पेंशन के जो नंबर हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं, और इस वक्त हमें एक कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन और पेंशन फंड की तरफ आना होगा, ताकि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, एक तो उनको अपने सर्विस का प्रॉपर रिवॉर्ड मिले, जिसको कहीं पे इन्वेस्ट हो के जिस पे प्रॉफिट मिल रहा हो, और सेकंड ये कि थोड़ा सा उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन भी इसमें आ रही हो, हुकूमत का जो बोझ है वो कम हो रहा हो। और रेलवे जो है, रेलवे इज नॉट एन एक्सेप्शन। दोबारा मैं और उसके बाद आपने इसका जो बताया इसकी रिफॉर्म्स का, तो जाहिर है कि सबसे पहले तो मेरा ख्याल में कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना जो है, यानी जो इसकी रेलवे लाइंस हैं उनकी मेंटेनेंस, उस पर श्योरिटी होना कि लाइन जो है वो वाकई इस काबिल है कि उस पर एक स्पीड वाला जो लोकोमोटिव है वो चल सकता है, कोई मॉडर्न लोकोमोटिव उस पर चल सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर तो तभी उसमें आएगा, इवन अगर आप उसको लोकोमोटिव लाने का भी कह रहे होंगे तो तभी आएगा अगर उसको ये पता है कि जी ये आपके पास जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये रिलायबल है। मोटरवे बनी है, मोटरवेज बनी पाकिस्तान में, तो आपने देखा कि लग्जरी कोचेज आना शुरू हुई। अगर आपकी वही 1980 वाली सड़कें होती तो कौन उस पर 1 करोड़ रुपए की बस जो है वो लाके चला रहा होता, तो जाहिर है कि वो नहीं चलनी थी। तो अब आपको थोड़ा सा इस पे देखना होगा कि आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर बनाए और उसके बाद इसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इसको चलाएं। ठीक, सही है। बहुत शुक्रिया आबिद सुलैरी साहब। सईद अख्तर साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत और खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। रेलवेज़ को बहरहाल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। रेलवेज़ के जिस तरह से ये चल रहा है इस तरह से इसको नहीं चलाया जा सकता, ये तो बात तय है। फिर इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है, फ्रेट में पोटेंशियल मौजूद है, इसके पास एसेट्स हैं, इसको बेहतर किया जा सकता है जेवीज़ के ज़रिए, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के ज़रिए, लेकिन विल दरकार है। देखिए इस के बारे में हुकूमतें किस तरह से सोचती हैं, मौजूदा हुकूमत, निगरान हुकूमत इसके बारे में क्या प्लान करती है और आने वाली हुकूमतें इसको किस तरह से प्लान करती हैं। लेकिन बहरहाल रेलवे को पाकिस्तान की लायबिलिटी की बजाय पाकिस्तान की मईशत में मददगार साबित होना चाहिए और इसी के लिए प्लानिंग होनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।